हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से संबंधित क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी कल ही यानी 20 अक्टूबर 2022 को बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये जानकारी दी कि 68वीं बीपीएससी विज्ञापन से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और साथ में मुख्य परीक्षा में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में क्या बदलाव होने वाली है, क्योंकि बदलाव के जिस तरह से बदलाव होगी उसी के अनुसार आपको अपनी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी होगी, जिससे कि आप प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकें। जैसे कल मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार लोकसभा के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने कहा कि 150 प्रश्न जैसे पूछे जाते थे वो तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो 150 जो प्रश्न होंगे उसके मार्क्स जो होंगे वो 200 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, और 150 प्रश्न को उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं इसको 2 कैटेगरी में बांट दूंगा। एक कैटेगरी में 100 प्रश्न होंगे जो कि 100 अंक के होंगे, जबकि दूसरे कैटेगरी में 50 प्रश्न होंगे वो जो होंगे 100 अंक के होंगे। यानी कि ये जो 100 प्रश्न जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वो 1 मार्क्स के होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न जो होंगे 50 प्रश्न जो होंगे ये 2 अंक के होंगे। ठीक है, या 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और ये जो 50 प्रश्न होंगे इनका जो लेवल जो होगा वो टफ लेवल का होगा। ठीक है, और ये जो 50 पूछे जाएंगे उसमें स्टार के मार्क्स होंगे, स्टार साइन लगा दी जाएगी। यानी जिस प्रश्न के आगे अगर स्टार की साइन हो या एस्ट्री की साइन हो, कोई भी एक सिंबल लगा दी जाएगी, अगर वो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट करेगी कि वो प्रश्न टफ है, टफ के श्रेणी में रखी गई है और उसके लिए 2 अंक निर्धारित की गई है। ठीक है, ये सब चीज़ की गई है। इस प्रकार से 150 प्रश्न के लिए 200 अंक निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 100 प्रश्न के लिए 100 अंक और 50 प्रश्न के लिए 100 अंक। उसके अलावा आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इसमें हम लोग निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यद्यपि उन्होंने ये नहीं बताया कि निगेटिव मार्किंग या 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी, लेकिन जनरली सिविल सर्विस के एग्जाम में या उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए संभावना है कि बिहार लोकसेवा आयोग भी 1/3 निगेटिव मार्किंग करे। ठीक है, यद्यपि अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, इसके लिए आपको विज्ञापन का इंतजार करना होगा। यद्यपि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि विज्ञापन जो है कि 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निगेटिव मार्किंग भी आएगी, एक महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर के द्वारा मीडिया में बात करते हुए ये कही गई है कि मैं 50 प्रश्न को स्पेशल कैटेगरी में रखूंगा और वो टफ श्रेणी में आएगी, साथ है उसके लिए मैंने 2 अंक निर्धारित किया है, इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव मतलब प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि आपको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है आप टफ क्वेश्चन पूछिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कैटेगराइज मत करिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई स्टूडेंट्स अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है कि साइंस का प्रश्न उन्हें आसान प्रश्न भी टफ लगे। ठीक है, मान लीजिए किसी का मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो उसको साधारण मैथ भी टफ लग सकती है। वैसे स्थिति में आप मैथ्स के लिए 2 अंक अगर फिक्स कर देते हैं तो जो मतलब है कि जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उन लोग को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। या इसी तरह से मान लीजिए ज्योग्राफी के कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आप अगर टफ श्रेणी में रख के 2 अंक निर्धारित कर देते हैं तो जो नॉन ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स का मेन आपत्ति यहाँ पे है कि आप जो है कि उसको कैटेगराइज मत करिए कि कौन क्वेश्चन टफ है कौन क्वेश्चन ईजी है। आपको करना है तो आप इक्वल मार्क्स रखिए, या तो आप इसके लिए 50 के लिए 2 मार्क्स रख रहे हैं तो इसके लिए भी 2 मार्क्स रख दीजिए, या 1 मार्क्स इसके लिए रखिए। या पूछना अगर टफ ही क्वेश्चन पूछनी है तब ओवरऑल 150 क्वेश्चन पे टफ क्वेश्चन पूछिए, छात्रों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस ढंग से कैटेगराइज कर देना ये जो है कि उचित नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने और कहा कि वो निगेटिव मार्किंग जो है सिर्फ वो इस 50 प्रश्न पे लाएंगे। ठीक है, वो ये जो 100 प्रश्न होगी इस पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस पे भी अभ्यर्थियों की आपत्ति है कि नहीं, आपको अगर निगेटिव मार्किंग लानी है तब होल 150 क्वेश्चंस पे लाएं, आप सिर्फ टफ क्वेश्चन पे ही निगेटिव मार्किंग क्यों ला रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपने जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ दिया, जो स्टूडेंट्स का अगर कभी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा तो उसको तो आसान क्वेश्चन भी उसको टफ लगेगी। तो एक तो आप उसको तो 2 तरफा नुकसान हो जाएगी कि एक तो 2 मार्क्स वो लूज करेंगे, उसके अलावा इस पर निगेटिव मार्किंग भी आपने रख दिया है।
तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी असंतोष है, ठीक है। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो भी सुधार करूंगा 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में, उसमें फॉर्म भरते समय ही मैं जो कि स्टूडेंट से फीडबैक लूंगा कि क्या मेरे द्वारा ये जो बदलाव किए जा रहे हैं वो आप लोग क्या इससे सहमत हैं, और यदि आप लोग उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप लोग अपना सुझाव दें। तो ये एक अच्छी बात है कि नए चेयरमैन ने ये पहल की है कि जो भी वो सुधार करना चाहते हैं उसके लिए वो स्टूडेंट से एक फीडबैक ले लेना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी सुधार किए जाए आयोग में वो है स्टूडेंट की सहमति से मतलब लागू किया जाए। यद्यपि स्टूडेंट जो है कि निगेटिव मार्किंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कितना भी टफ पूछना है, यूपीएससी लेवल पे पूछना है पूछिए, स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो है कि कैटेगराइज मत करिए, आप ओवरऑल पे अगर निगेटिव मार्किंग करनी है करिए। उसके अलावा छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिनांक 21 अक्टूबर को माननीय बिहार लोकसभा के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बातों को रखी कि जैसे कि आपको अगर निगेटिव मार्किंग लाना है तो ओवरऑल 150 क्वेश्चंस पे लाइए। उसके अलावा है कि आप टफ क्वेश्चन पूछना है जितना आप सब पूछिए, लेकिन केवल ये जो 50 प्रश्न के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि केवल उसी से टफ क्वेश्चन पूछी जाएगी, आप टफ को आप क्राइटेरिया में मत बांटिए कि कौन क्वेश्चन ईजी है कौन क्वेश्चन टफ है, ठीक है। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि ई ऑप्शन, जैसे स्टूडेंट की एक मुख्य आपत्ति ये भी है कि आप ई ऑप्शन को हटाइए। एक तरफ आप निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ई ऑप्शन जो ला रहे हैं वो जो है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स की मुख्य मांग है कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। उसके अलावा आयोग के चेयरमैन ने यह भी कहा कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी मैं परिवर्तन लाने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कहना है कि मैथ्स या साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं और इसमें ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। वैसी स्थिति में मेंस में स्केलिंग की सिस्टम अपनानी चाहिए, लेकिन स्केलिंग की कौन सी सिस्टम बेहतर होगी इसके बारे में भी आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इसके लिए मैं स्टूडेंट से पहले फीडबैक लूंगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स की जो सही ओपिनियन लगेगी फिर मैं अपने एक्सपर्ट से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं मेंस में परिवर्तन लाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और थी, जैसे कि कल मीडिया में आ गई थी कि अब क्वेश्चन जो है कि वो एग्ज़ाम सेंटर पे ही प्रिंट होगी, तो इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश थी कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं। अगर 6 लाख की अगर एग्ज़ाम सेंटर पे क्वेश्चन प्रिंट होगी तो इससे लीकेज की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी दूर दराज इलाके में सेंटर बनाई जाती है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी कि आप मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रिंट करने चलेंगे तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम शुरू होने में लेट हो गए। तो उन्होंने आज इसको क्लैरिफाई कर दिया कि मैं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में ये जो है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन प्रिंट नहीं कराऊंगा। ये जो है कि मीडिया के द्वारा इसको मेरे बातों को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया। मैंने सिर्फ मेंस एग्जाम के बारे में बात किया है और वो भी जस्ट मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके एग्जाम के थ्रू मैं जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, अगर वो सक्सेसफुल होगी तो केवल मेंस के एग्जाम में वो लागू होगी, नहीं तो मेंस के एग्जाम में भी नहीं लागू होगी, ठीक है। ताकि आयोग के अध्यक्ष ने स्टूडेंट से बात करते हुए अपनी सारी बातों को स्पष्ट रूप से कर दी है कि आयोग में जो भी परिवर्तन लाए जाएंगे वो छात्र के हित में और छात्र के फीडबैक के बाद ही लागू की जाएगी। तो इससे अभ्यर्थियों में एक विश्वास का वातावरण बनी है आयोग के प्रति। और एक चीज़ अभ्यर्थियों ने और मांग रखी है कि जैसे कि 67वीं बीपीएससी की मेंस एग्जाम जो है वो दिसंबर के लास्ट सप्ताह में होने वाली है, ठीक है। और 8 जनवरी को ही 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की डेट रखी गई है। तो अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 67वीं की और 68वीं की प्रारंभिक प्रतियोगिता के बीच में लगभग 1 महीने की गैप रखी जाए, ठीक है। तो उसके लिए बिहार लोकसभा के चेयरमैन ने आश्वस्त किया है कि मैं इस पर विचार करूंगा। तो 8 जनवरी को 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होगी और वो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जा सकती है। तो एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी कि जब जनवरी के अंतिम सप्ताह में चली जाएगी तो जो अभ्यर्थी 67वीं मेंस के एग्जाम में सम्मिलित होंगे उन लोगों को लगभग 25 दिन समय मिल जाएगी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए। 30 प्रकार से 68वीं बीपीएससी के विज्ञापन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, चाहे वो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में हो या मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में। लेकिन 2 चीज़ तय है कि एक तो निगेटिव मार्किंग तो जरूर आएगी, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन की लेवल जो है कि अब बढ़ेगी, क्योंकि आयोग चाहती है कि कट ऑफ जो है निगेटिव मार्किंग आने के बाद 60% के ही आसपास रहे, 60% से ज़्यादा कट ऑफ ना जाए।
क्योंकि जहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है, वहाँ 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ कटअप जो है कि 90 क्वेश्चंस यानी 60% के अराउंड ही रहती है। तो 60% के अराउंड ही रहती है। तो बिहार लोक सेवा आयोग भी यही चाहती है कि कटअप जो है कि 60% यानी 90 क्वेश्चन के अराउंड रहे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट जो होते हैं वो गेस करके 110, 15, 20 तक भी अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन जब निगेटिव मार्किंग जब आ जाएगी तो स्टूडेंट जो है कि गेस करने से थोड़ा सा बचेंगे, और वैसी स्थिति में निश्चित रूप से कटअप डाउन होगी और 90 क्वेश्चन के अराउंड आ जाएगी। और आयोग यही चाहती है कि 60% के आसपास ही कटअप रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव आती है तो आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि पीटी में आप सफल हो सके। तो अब जो है कि सिर्फ लूसेंट और स्पीडी पढ़ने से काम नहीं चलेगी, आपको जो है कि टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको जो है कि लूसेंट और घटनाचक्र तो पढ़नी ही है, उसके अलावा भी आपको अन्य बुक पढ़नी पड़ेगी जिससे कि आप प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर कर सके। क्योंकि इतना तय है कि अब 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन के जो लेवल जो होंगे वो बढ़ेंगे, और दो चीज़ होंगे, एक तो क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ेगी और दूसरा निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो निगेटिव मार्किंग सिचुएशन में आप तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप अच्छी तरह से जानेंगे और स्टैंडर्ड बुक का अध्ययन करेंगे। अब सिर्फ लूसेंट और घटनाचक्र और स्पीडी पढ़ने से काम नहीं चलेगी, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बताया, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि लूसेंट घटनाचक्र को आप छोड़ दें, लूसेंट घटनाचक्र भी पढ़ें, साथ में टेक्स्ट बुक भी पढ़ें। तो जैसे कि इतिहास सेक्शन जो है बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और इससे लगभग 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या पढ़ना होगा आपको, जैसे लूसेंट घटनाचक्र तो पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो कॉमन है, वो तो कई बार मैं बता चुका हूँ, लूसेंट घटनाचक्र पढ़नी है। साथ में आप एनसीईआरटी जो है 11th 12th पढ़ लेंगे। और एक आती है झा एंड श्रीमाली की बुक, ये प्राचीन भारत इतिहास की मैं बता रहा हूं। ठीक है, झा एवं श्रीमाली की बुक ले लेंगे, ये प्राचीन भारत इतिहास के लिए। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के लिए एससी वर्मा की बुक देख लेंगे। ये 2 पार्ट में आती है, उसको मेन में देख लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं स्टडी करेंगे, कोई काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे आप लोग, एससी वर्मा की बुक देख लेंगे। और आधुनिक भारत इतिहास में बिपिन चंद्रा, बहुत लोग जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि स्पेक्ट्रम एक गाइड है इसलिए उस पर ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि बीपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगी तो वो कभी किसी गाइड से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगी। लेकिन चूंकि आप अगर बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं या एससी वर्मा पढ़ते हैं तो वो टेक्स्ट बुक किताब है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसलिए उसी को स्टैंडर्ड मान के आप लोग तैयारी करेंगे। आधुनिक में बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लेंगे। फिर राज्य व्यवस्था में हम 30 प्रकार से मैंने इतिहास में 3 श्रेणी का बता दिया। प्राचीन इतिहास में एनसीईआरटी, ये तीनों की आती है एनसीईआरटी 11 12 है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों एनसीईआरटी पढ़ लेंगे आप लोग। एनसीईआरटी प्राचीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास
आधुनिक, ये आप एनसीईआरटी तीनों पढ़ लेंगे। उसके अलावा प्राचीन में झा श्रीमाली, मध्यकालीन में एससी वर्मा और आधुनिक में बिपिन चंद्रा देख लेंगे। राज व्यवस्था में आप लूसेंट घटना चक्र तो देखनी है, उससे बेसिक क्वेश्चन जरूर पकड़ाएगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि लूसेंट घटना चक्र जो है रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उससे कॉमन क्वेश्चंस पकड़ाएंगे 30 से 35%, लेकिन सिलेक्शन उतने से नहीं होगी। आपको लूसेंट घटना चक्र के अलावा राज व्यवस्था में परीक्षा वाणी की बुक पढ़नी होगी, और साथ में लक्ष्मीकांत। ये आपको पीटी और मेंस दोनों में काम करेगी, पीटी और मेंस, ठीक है। ये केवल पीटी में काम करेगी ज़्यादा, पीटी बन ले। तो 2 किताब राज्य व्यवस्था में पढ़ लेंगे, परीक्षावाणी और लक्ष्मीकांत। परीक्षावाणी अगर पढ़ते हैं तो पीटी में आपको बहुत हेल्प करेगी, और लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो पीटी और मेंस दोनों में काम करेगी आपको, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे महेश वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन। एक जो एनसीईआरटी आधारित आती है, जो 2 पार्ट में है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, उसको नहीं पढ़नी है। जो एक आती है कंबाइंड आती है, भारत की भूगोल और विश्व की भूगोल, कॉस्मोस पब्लिकेशन से, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में एक महेश वर्णवाल भूगोल एक समग्र अध्ययन देख लेंगे, और साथ में 11-12 की एनसीईआरटी की बुक देख लेंगे। इलेवेंथ 12th एनसीईआरटी देख लेंगे, ठीक है। फिर साइंस में लूसेंट साइंस देख लेंगे, एक जो जीके लूसेंट समान ज्ञान के साथ जो कि सभी सेक्शन दी गई है, हिस्ट्री पॉलिटी, उसमें साइंस दी गई है, उसको भी देखेंगे। साथ में एक अलग से विज्ञान की पुस्तक आती है, उसको पढ़ लेंगे, लूसेंट साइंस की। और साथ में 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2-2 पार्ट में आती है। इसमें ज़्यादा डीप में जाकर नहीं स्टडी करेंगे, इसमें बेसिक केवल जानकारी रखेंगे, बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो 11-12 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से केवल बेसिक नॉलेज रखेंगे, बहुत डीप में स्टडी नहीं करेंगे। इकोनॉमी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा करेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसमें इकोनॉमी जो है कि आप लूसेंट जीके से भी केवल पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट होगी। एक तो लूसेंट जीके से आप इकोनॉमी पढ़ लेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन को, जिसमें जैसे जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम वगैरह दिए हुए हैं, लॉरेंज वक्र वगैरह दी हुई है, ठीक है, आरबीआई वगैरह है, वो सब आप पढ़ लेंगे लूसेंट जीके से। उसके अलावा बजट पढ़ लेंगे केंद्र और राज्य का, केंद्र राज्य, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र और राज्य का, केंद्र और बिहार सरकार की स्कीम को पढ़ लेंगे।
तो केंद्र और बिहार सरकार की जो योजना है, खास करके केंद्र सरकार में जब तक एनडीए गवर्नमेंट आई है 2014 से, उस समय से जो भी योजनाएं शुरू की गई है उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। और वर्तमान बिहार में नीतीश कुमार जब से मतलब सत्ता में है, ऐसे अधिकतर तो मुख्यमंत्री वही रहे हैं अब तक, 2005 के बाद से हमेशा रहे हैं। तो वर्तमान नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जो भी योजना शुरू की गई है, चाहे वो महिला कल्याण के लिए हो या अन्य क्षेत्रों में हो, उसको जरूर से योजना सब देख लेंगे। फिर करेंट के लिए क्या करेंगे, करेंट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक तो स्पीडी पढ़ेंगे ही, एजुटेरिया भी देख लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण होगी घटना चक्र। घटना चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे। ये एग्जाम के पहले दृष्टि करके एक वार्षिकांक निकाली जाती है, उसको जरूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, घटना चक्र हो गई। उसके अलावा बिहार के लिए, बिहार करेंट अफेयर्स के लिए बिहार करेंट के लिए स्पर्धा प्रकाशन की देख लेंगे। और साथ में ज्ञान दर्पण की भी करेंट मैगजीन आती है एग्जाम के पहले। दो चीज को जरूर से देख लेंगे, एक है कि घटना चक्र को, और एक ज्ञान दर्पण की करेंट अफेयर्स आती है उसको देख लेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अब गणित के सेक्शन में आते हैं। गणित जो इधर पूछी जा रही है वो बेसिक एकदम पूछी जाती है, इसलिए आप अगर गणित के बेसिक जानकारी रखते हो तो मैं समझता हूँ कि आप 10 में से 8 प्रश्न इजीली सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करनी है कि आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लेनी है, और पूरी आर.एस. अग्रवाल बुक नहीं बनानी है। आप जो है कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले जो एग्जाम्पल दी गई है, एक्सरसाइज शुरू होने के पहले आपके उसमें 10-15 क्वेश्चन दी हुई है, हर चैप्टर का उतना बना लेंगे। अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 10 में से 7 से 8 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तब क्या करना है, आर.एस. अग्रवाल के सिलेक्टेड आर.एस. अग्रवाल के सिलेक्टेड चैप्टर को बनाना है। सिलेक्टेड चैप्टर, ठीक है। अब लास्ट हो गई विविध। विविध में क्या करनी है, लूसेंट जीके में जो पीछे में विविध दी गई है, वहाँ विविध से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कोई भी संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब जो है, या पुस्तक का नाम, या खेल से संबंधित कुछ, ये कब कहाँ कौन सा खेल से संबंधित है, इस टाइप से विविध ये सब जो है ना सेक्शन, वो लूसेंट में पीछे में काफ़ी अच्छे से दी गई है। तो आपको लूसेंट से विविध से देख लेनी है, लूसेंट से। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस पेपर कौन सी लेनी है, तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखनी है बार बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण प्रकाशन से प्रैक्टिस पेपर निकाली जाती है। ठीक है, उसको आप जरूर से सॉल्व कर लेंगे। ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और काफ़ी टफ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो आप ज्ञान दर्पण प्रैक्टिस पेपर से आप निश्चित रूप से कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि अर्थव्यवस्था में जो बजट से संबंधित जो आते हैं, केंद्र की बजट और केंद्र का आर्थिक सर्वेक्षण, वो ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा भी निकाली जाती है,
वो काफ़ी अच्छी रहती है, इसको आप लोग जरूर से देख लेंगे। ठीक है, ज्ञान दर्पण प्रकाशन की अंतिम समय में ही पुस्तक आ पाती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और अब जो प्रश्न की जो स्तर होगी वो पूर्व की परीक्षाओं में जो रहती थी उससे निश्चित रूप से ऊपर होगी, टफ होगी। तो दो चीज़ महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, एक की क्वेश्चन की टफनेस लेवल बढ़ेगी, एक और दूसरा निगेटिव मार्किंग आएगी। और आप ये दोनों परिस्थिति में तभी अच्छे कर पाएंगे जब आप डीप स्टडी करेंगे और टेक्स्ट बुक का स्टडी करेंगे। पहले लोग सिर्फ ऐसे ही मार्केट का मॉडल एंड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके और लूसेंट स्पीडी पढ़ के चले जाते थे और रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले भी पीटी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन बार बार इंटरव्यू में अपने कह रहे हैं कि मैं जो मतलब जो डीप स्टडी करते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट कमीशन के हैं, मैं चाहता हूं कि वही लोग पीटी में क्वालिफाई करें। इसलिए अब क्वेश्चन के नेचर में निश्चित रूप से परिवर्तन होगी और जो हाँ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें परिवर्तन होगी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के पीटी के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। अब मैं समझता हूँ यदि सिविल सर्विस के लेवल पर तो उतनी टफ क्वेश्चन नहीं बनाई जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोकसभा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे क्वेश्चन के लेवल होती है उसी लेवल की क्वेश्चन जो है कि अब बिहार लोकसभा आयोग भी बनाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश लोकसभा के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें मैचिंग वाले प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं, फिर दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं ए और आर, जो उसमें रहता है कि ए सही है, आर सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है। इस टाइप से प्रश्न जो होते हैं कि वो यूपी पीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग यूपी पीसीएस के पैटर्न को भी देख लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी पीसीएस की जो पैटर्न जो चल रही है निश्चित रूप से बिहार लोकसभा आयोग उसी पैटर्न को अपनाएगी। यद्यपि सिविल सर्विस के लेवल को तो मुझे लगता है कि वो तो नहीं अपनाएगी क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगी। भले ही कुछ क्वेश्चन भले ही सिविल सर्विस लेवल का पूछ दिया जाए, लेकिन अभी स्टेट पीसीएस की सबसे टफ स्टेट पीसीएस मानी जाती है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग की। ठीक है, तो वहाँ दोनों चीज़ है, निगेटिव मार्किंग भी है और साथ में क्वेश्चन की टफनेस लेवल भी काफ़ी हाई रहती है। इसलिए वहाँ कटअप जो है कि 60% के आसपास जाती है और बिहार लोकसभा आयोग भी यही करना चाहती है कि कटअप जो है कि अब 60% के अराउंड रहे। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और डीप स्टडी करते हैं और रियल में वो कमीशन के स्टूडेंट हैं वही लोग ही पीटी क्वालिफाई कर सके। तो मेरे द्वारा जो रणनीति बताई गई है यदि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होंगे, क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, वो निश्चित रूप से जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आयोजित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो अभ्यर्थी की 67वीं बीपीएससी की पीटी की एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है वो लोग अभी से ही पीटी की तैयारी करें और थोड़ी बहुत मेंस भी देखते रहें, लेकिन पीटी पे ज़्यादा फोकस करें। यदि आप पीटी में सफल हो जाते हैं तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम जो है कि कहीं भी इंटर करने के लिए इंट्री पास है, जब तक आप पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे आपको मेंस लिखने की मौका नहीं मिलेगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कि मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छा है लेकिन वो लोग पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीटी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो आपको आज ये रणनीति बताई गई है, स्ट्रेटजी बताई गई है, उससे आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।